नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। पटना में नीट की तैयारी करने वाली छात्रा की मौत मामले को लेकर अभी भी मददगार गुनहगार फरार है। अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया। एक गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन वो बिल्डिंग मालिक की गिरफ्तारी हुई, यानी कि हॉस्टल की जो बिल्डिंग थी शंभू गर्ल्स हॉस्टल, उसके मालिक की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन अभी भी इस पूरे कांड का, इस पूरे मामले का पर्दाफाश होना बाकी है। ऐसे में आपको बता दें कि 6 जनवरी जब शंभू गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा बेहोशी की हालत में पाई गई थी और 11 जनवरी को छात्रा की मौत हो गई थी। ऐसे में आज 20 जनवरी है, यानी कि 6 जनवरी से 15 दिन हो चुके हैं और एसआईटी की जांच का चौथा दिन है। जहानाबाद से लेकर पटना तक अलग अलग दिशा में टीम ने जांच की है। एसआईटी की जो टीम थी उसने हॉस्टल में भी जांच की है और जहानाबाद में भी जांच की है। अलग अलग दिशा में कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार और वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, 15 दिन हो चुके हैं, 6 जनवरी आज 15वां दिन है और आपने ठीक कहा कि एसआईटी जांच करने में लगी है, कड़ियों को जोड़ने में लगी है। लेकिन आपको ईमानदारी से कहें अभिषेक जी, जांच को भटकाने की दिशा में प्रयास भी चल रहा है। ठीक है ना? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस बात के संकेत दिए कि यौन हिंसा हुई है और लड़की 6 जनवरी को बेहोशी में मिली, 11 जनवरी को मौत हुई। अब देखिए, घटनाक्रम को समझिए, टाइमलाइन को समझिए और फिर क्यों हम कह रहे हैं कि जांच को भटकाने की। कोई अपना भी निकल सकता है कल्पित, इस बात से हम इनकार नहीं कर रहे हैं। डायरी की बात आ रही है, चैट की बात आ रही है, लेकिन टाइमलाइन क्या कहता है और क्यों हम कह रहे हैं? न हॉस्टल बच सकता है, न पुलिस बच सकती है, न अस्पताल बच सकता है। जो असली गुनहगार है वह तो है ही, जिसने कभी मुंह काला किया। ठीक है, तो 5 जनवरी को लड़की पटना आती है, जहानाबाद से। आज एसआईटी की टीम जहानाबाद में भी थी। जहानाबाद स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया, जहां लड़की और लड़की की मां दिखी है। तो 5 जनवरी को लड़की ट्रेन से पटना आती है, अकेले आती है। इसका आशय क्या निकलता है कि लड़की होश में थी, लड़की की अवस्था ठीक थी, ठीक है, और हम यह कैसे मान लें कि माता पिता ने यह समझा था कि वह अवसाद में है, इस कदर डिप्रेशन में है। यदि डिप्रेशन का लेवल वो था तो लड़की को अकेले आने की इजाजत नहीं दी जाती। हाँ? तो लड़की पटना आती है और पटना जंक्शन से वह अपने हॉस्टल शंभू गर्ल्स हॉस्टल चित्रगुप्त नगर पहुंचती है। तब तक वह ठीक है। ठीक है, हम यह नहीं कह रहे कि यौन हिंसा कहां हुई, हम यह नहीं कह रहे कि यौन हिंसा किसने की। यह काम पुलिस का है और जब कल्पिट की पहचान होगी तो पता चल जाएगा, लेकिन जांच को भटकने नहीं देना है। तो 5 जनवरी की रात लड़की हॉस्टल में गुजारती है, वह होश में है। रात को 9 बजे उसने अपनी मां से बातचीत की है और 6 जनवरी को वह बेहोशी की अवस्था में मिलती है। ठीक है, तो 6 जनवरी, तो जो कुछ हुआ है, जिस कारण से वह बेहोश हुई और जिस कारण से इतना बेहोश हुई कि बाद में लड़की की जान बचाई नहीं जा सकी, तो मौत। देखिए, 2 चीजें हैं, यौन हिंसा, मौत। यौन हिंसा के घटना स्थल की पहचान होनी है, यौन हिंसा में शामिल अभियुक्तों की पहचान होनी है और मौत अस्पताल में हुई, लेकिन मौत के लक्षण बेहोशी कहां? हॉस्टल में। ठीक है ना? तो लड़की हॉस्टल तक सही पहुंचती है। यह भी देखा गया कि लड़की 5 जनवरी को कुछ मिनट्स के लिए 2 बार हॉस्टल से बाहर भी आई है। अब समझिए कि पुलिस ने, हम फिर से कह रहे हैं कि पुलिस ने जो गलतियां की हैं, पुलिस ने जो पाप किए हैं, उससे पुलिस नहीं बच सकती है। 6 जनवरी को जब लड़की पहले सहजा सर्जरी और फिर बाद में प्रभात मेमोरियल अस्पताल पहुंचती है,
पुलिस को चौकन्ना होना था। लेकिन पुलिस लिपापोती में लग गई। पुलिस ने चाहे डॉक्टर के कहने पर या अन्य कारणों से कांड को गुमराह करने की कोशिश की। कुछ भी कह लीजिए, जो चित्रगुप्त नगर थाना की प्रभारी हैं रोशनी कुमारी, वह बच नहीं सकती हैं, क्योंकि 3 दिनों तक न साक्ष्य इकट्ठा करने का प्रयास किया गया और न साक्ष्य जमा किए गए, चाहे हॉस्टल हो चाहे हॉस्पिटल हो। ठीक है ना? लड़की को बीच में कुछ मिनटों के लिए होश आया नहीं आया, इस फर्स्ट दावे बयान पर भी लिया नहीं। इस दावे पर हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है ना? यह एसआईटी को जांच करने दीजिए। अब देखिए, मौत तो पटना में हुई। मौत कहां हम कह सकते हैं कि मौत के जो कारण बनने प्रारंभ हुए वह शंभू गर्ल्स हॉस्टल के भीतर बनने प्रारंभ हुए और मौत हो गई जाकर मैदान। ठीक है ना? तो आप यह कह सकते हैं कि यौन हिंसा में यदि शामिल बाहरी लोग हैं या घटना स्थल बाहर है या फिर वह जहानाबाद है, तो यौन हिंसा का जो समय है वह 24 घंटा नहीं होगा। ठीक है ना? वह उससे पहले का हो सकता है। हाँ? अब यौन हिंसा के बाद जो अवसाद की स्थिति, लड़की ठीक ठाक पहुंचती है। और देखिए, मैंने क्यों कहा कि प्रभात मेमोरियल अस्पताल को बख्शा नहीं जा सकता है। वहां इलाज में लापरवाही हुई है। सहजा सर्जरी से रेफर होने के बाद जब वह प्रभात मेमोरियल पहुंचती है तो बेहोशी की गंभीर हालत है और डॉक्टरों ने प्रथम दृष्टया क्या महसूस किया? प्रथम दृष्टया यह महसूस किया कि जहर है, चाहे स्लीपिंग पिल्स है। लड़की ने जहर का पान किया है। तो आपने इलाज वहीं से प्रारंभ किया। देखिए, अस्पताल वाले बच नहीं सकते, लेकिन आपने इलाज शुरू कर दिया, वेंटिलेटर पर डाल दिया। जहर है नहीं है, कितना है, इसकी जांच पेशाब से होती है। प्रभात मेमोरियल के 127 पन्नों की जो रिपोर्ट आपने मुझे भेजी थी, उसे हमने कल रात को फिर से पढ़ा और फिर आज सुबह हमने डॉक्टरों से बातचीत की। तो देखिए, जो प्रारंभिक जांच हुई पेशाब की, उसमें पहली जांच 6 जनवरी को ही जब हॉस्पिटल पहुंची है तो यूरिन की रूटीन जांच हुई। ठीक है, आपने रूटीन जांच कर ली। उसमें जो कुछ दिखा वह बहुत असामान्य नहीं था, वह बहुत असामान्य नहीं था। आपने स्वयं माना कि, और आपने डिस्चार्ज समरी में भी लिखा कि जहर, ठीक है ना? लेकिन आपने 6 जनवरी को लड़की, देखिए कहां तक सक गया, आपने पेशाब के माध्यम से प्रेगनेंसी टेस्ट भी कराई। ठीक है, कि लड़की प्रेग्नेंट है कि नहीं है, और रिपोर्ट क्या आई? निगेटिव, मतलब लड़की प्रेग्नेंट नहीं थी। तो आपको भी और साथ में आए परिजन को भी कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा था कि लड़की के साथ कुछ गड़बड़ तो है। ठीक है, तो आपने प्रेगनेंसी टेस्ट करा ली, कहीं बाहर आपको भेजना नहीं होता है। लेकिन जो लड़की जिसका इलाज आप इस बिना पर कह रहे हैं कि वह जहर या स्लीपिंग पिल्स के आगोश में है, इसलिए स्थिति खराब होती जा रही है, आप 2 दिनों का इंतजार करते हैं, जबकि पेशाब के माध्यम से यह जांच आप उस दिन ही करा सकते थे। इस जांच को ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं, यूरिन फॉर ड्रग्स ऑफ एब्यूज। लेकिन आपने 2 दिनों तक नहीं कराया। इसका क्या जवाब है? इसका क्या जवाब है? क्यों आप 6 और 7 तारीख को इंतजार करते रहे? हाँ? यदि आपने करा लिया होता तो शायद उसका ट्रीटमेंट और प्रॉपर होता, उसका ट्रीटमेंट और प्रॉपर होता। तो आप 6 को नहीं कराते हैं, आप 7 को नहीं कराते हैं, आप 8 को कराते हैं, 8 जनवरी को। क्यों आपने 48 घंटा? अब उसकी रिपोर्ट क्या आई? जो आपने 127 पन्नों की रिपोर्ट भेजी थी, उसमें हमने ड्रग स्क्रीनिंग, मतलब यूरिन फॉर ड्रग्स ऑफ एब्यूज, इसकी जो रिपोर्ट आई है उसे हमने पढ़ा और उसकी विवेचना किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से कराई। तो यह टेस्ट इसलिए कराया गया क्योंकि डॉक्टरों को जहर पॉइजनिंग का शक था।
इसलिए 8 जनवरी 2026 को, 6 और 7 जनवरी नहीं, 8 जनवरी 2026 को पेशाब में नशीले पदार्थों की गहन जांच कराई गई। इसमें निम्नलिखित सभी नशों की रिपोर्ट निगेटिव आई। कौन कौन से नशे की? कौन कौन से नशे की? अफीम, इसकी भी जांच कराई गई। ओपियोइड्स, ठीक है, रिपोर्ट निगेटिव, ठीक है। गांजा, भांग, लड़की ने क्या गांजा और भांग का पान किया जिसके कारण अवस्था बिगड़ी, रिपोर्ट निगेटिव आई। नींद की दवाइयां, रिपोर्ट निगेटिव आई। कोकीन, रिपोर्ट निगेटिव आई। अन्य ड्रग्स, रिपोर्ट निगेटिव आई। सोचिए, तो अब तो मामला और उलझ गया, ठीक है ना। मतलब यह रिपोर्ट निगेटिव आई। अब चूंकि 8 जनवरी को जांच हुई है, इसके बाद भी डॉक्टरों ने क्या माना? डॉक्टरों ने माना कि रिपोर्ट्स क्या कहा? रिपोर्ट्स ने कहा कि पेशाब की जांच में न तो कोई गंभीर इंफेक्शन मिला और न ही किसी तरह का जहर पकड़ा गया। लेकिन कंक्लूजन क्या है कि ड्रग स्क्रीनिंग 2 दिन बाद 8 तारीख को हुई थी, इसलिए हो सकता है कि तब तक जहर शरीर से निकल चुका हो, जैसा कि डॉक्टरों ने अपनी डिस्चार्ज समरी में भी सच बताया है। तो आपने 6 और 7 तारीख को लापरवाही की। तो चलिए, आप डिस्चार्ज समरी में कह रहे हैं कि दवा का असर रहा, इसके कारण शरीर से जहर, लेकिन उसके बाद भी लड़की की स्थिति बिगड़ती चली गई, ठीक है, बिगड़ती चली गई। आपने सब कुछ करा लिया, आपने अफीम करा लिया, गांजा करा लिया, भांग करा लिया, नींद की दवाइयां, कोकीन, अन्य ड्रग्स। अब नींद की दवाइयों का यदि अधिक सेवन कर लेते हैं तो शरीर किस तरीके से बदलता है? आंख की पुतलियां बदलती हैं। तो देखिए, होता यह है कि यह सवाल था और इसका निष्कर्ष है कि जो बेहोशी की अवस्था थी, क्या इसकी वजह स्लीपिंग पिल्स थी? जवाब, इसकी संभावना कम है। नींद की गोलियां खाने पर आमतौर पर आंखों की पुतलियां या तो सामान्य रहती हैं या फैल जाती हैं। लेकिन मरीज का लक्षण क्या था? जब मरीज भर्ती हुई तो रिपोर्ट में लिखा है कि एडमिशन के समय मरीज की पुतलियां बहुत छोटी सिकुड़ी हुई थी। तो निष्कर्ष यदि निकालेंगे तो फिर यह गंभीर किस्म के जहरीले पदार्थ के कारण ही सिकुड़न होता है। तो आप समझिए कि आपने क्या लापरवाही की है? और इस लापरवाही के कारण फिर बाद में जो हमने कहा कि मल्टी ऑर्गन फेलियर होने लगा है? जो लीवर पहले सही था वह लीवर खराब होने लगा। और जब एलएफटी का टेस्ट हुआ तो शुरुआत में पहले लीवर ठीक था, हमने बताया ही था, लेकिन 10 जनवरी जिस दिन डिस्चार्ज हुई है तक लीवर के एंजाइम एसजीपीटी, एसजीओटी अचानक बढ़ गए थे। डॉक्टरों ने इसे क्या माना? ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस। इस बात का पक्का इशारा है कि शरीर में कोई ना कोई टॉक्सिन या भारी दवा थी जिसने लीवर को डैमेज किया। तो आप सोचिए कि हॉस्पिटल वालों की लापरवाही, हम इस बात को, पुलिस ने तो जो किया है जो किया ही, फिर हम कह रहे हैं क्यों हमने कहा कि जांच को भटकाने की। यौन हिंसा में शामिल लोग पटना के हो सकते हैं, जहानाबाद के हो सकते हैं, अपने हो सकते हैं, पराये हो सकते हैं, परिचित हो सकते हैं, गैर परिचित हो सकते हैं, लेकिन मौत के लक्षणों जो बाद में मौत के रूप में परिवर्तित हो गया, लड़की की जान चली गई, उसका यदि हम यह भी मान ले, देखिए हमने डिस्चार्ज समरी भी पढ़ा कि जो डिस्चार्ज समरी है, जब प्रभात मेमोरियल से लड़की को मेदांता भेजा गया, हाँ, तो डिस्चार्ज समरी में क्या लिखा गया? प्रभात मेमोरियल, लामा का मतलब क्या होता है? लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। इसका अर्थ यह है कि प्रभात मेमोरियल से डॉक्टरों ने छुट्टी नहीं दी थी, लेकिन परिजनों ने अपनी मर्जी और जोखिम पर मरीज को ले जाने का फैसला किया। वजह, समरी में ग्रेव प्रोग्नोसिस, जान को बहुत ज्यादा खतरा लिखा गया है, संभवतः हालत में सुधार न होने और जान के खतरे को देखते हुए फैसला लिया गया। तो अंतिम निदान क्या था? मतलब फाइनल डायग्नोसिस क्या किया गया था?
डॉक्टरों ने मरीज की बीमारी का जो अंतिम निष्कर्ष निकाला, अफीम या नशीले पदार्थ के जहर का शक, लेकिन वह रिपोर्ट में नहीं आया था। चलिए, नेगेटिव आया था। हाँ, नेगेटिव आया था। चलिए हम इस पर भी आते हैं कि भाई रिपोर्ट में नेगेटिव आया क्योंकि 48 घंटा गुजर गया, शरीर से जहर निकल गया। शरीर से जहर निकलने के बाद मरीज की स्थिति सुधरनी थी, वह और बिगड़ गई। अब इस पर भी आई है कि यदि उसने अफीम या किसी और किस्म का जहर, कोकीन, नींद की गोलियां नहीं, यदि उसने ग्रहण किया, पान किया, तो इस लड़की को अफीम और कोकीन की गोलियां कहां मिली? कहां मिली? क्या वह 5 जनवरी को जहानाबाद से साथ लेकर आई थी? यदि 5 जनवरी को वह साथ लेकर नहीं आई है, तो फिर पटना में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में आने के बाद, यदि हम डॉक्टरों की बात को सही मान लें, हम उस निगेटिव रिपोर्ट को अलग कर देते हैं, तो यह सप्लायर कौन है? यह देने वाला कौन है? और यदि इसे दिया गया तो किस रूप में दिया गया? क्या लड़की की जानकारी में दिया गया? क्या लड़की की बिना जानकारी में दिया गया? सवाल यहां पैदा होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, जांच को भटकाने की कोशिश हो रही है, जांच को भटकाने की कोशिश हो रही है। यदि जहानाबाद में दिया गया तो किसने दिया? किसने दिया? और वह क्यों लेकर आई? वह क्यों लेकर आई? तो नींद की गोलियां नहीं, नींद की गोलियां चलिए आपको दुकान पर भी मिल जाती है। रिपोर्ट में तो साफ साफ ड्रग स्क्रीनिंग में है ना कि नींद की गोलियां नहीं है। और जो शरीर की अवस्था थी कि आंखें सिकुड़ती नहीं है, फैल जाती है यहां आंखें। लेकिन पुलिस तो कह रही थी नींद की गोलियां की बात। भाई पुलिस छोड़िए ना, अरे पुलिस, हमने तो पहले दिन ही कहा था ना कि यहां तो क्या हम कहें, पटना पुलिस जो ये चित्रगुप्त नगर थाना की पुलिस है। और जब देखिए रोशनी कुमारी ने केस खराब कर दिया, होता क्या है, जो नीचे के जांच अधिकारी होते हैं वो ऊपर वाले को रिपोर्ट करते हैं, ऊपर वाले उसकी बात मानते हैं, फिर वही बयान जारी कर देते हैं। यहां डॉक्टरों ने भी कह दिया कि जहर जहर जहर। हम सवाल यही उठा रहे हैं कि चलिए, यौन हिंसा, वह किसी अपने से बहुत अंतरंग जुड़ी हुई थी, किसी की शादी की खबर से वह परेशान थी, इन बातों को छोड़िए। अब सवाल यह पैदा होता है कि जो समरी रिपोर्ट है कि अफीम या नशीले पदार्थ के जहर का शक, तो ये अफीम और कोकीन किसने दिया? तो सबसे बड़ा खुलासा है। हाँ, डॉक्टरों ने किसने दिया? किसने दिया? जबकि जांच में नेगेटिव आया था। हाँ, जांच में नेगेटिव आया था, लेकिन आप फाइनल समरी में लिख रहे हैं, हम इसी को मान लेते हैं, आप जो डिस्चार्ज समरी में लिख रहे हैं। फिर क्या लिखा गया? सेप्सिस विद सेप्टिक शॉक, पूरे शरीर और खून में जानलेवा इंफेक्शन फैल जाना, जिससे बीपी, ब्लड प्रेशर गिर गया था। ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, दवाओं या जहर के कारण लीवर का खराब होना, एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ा हुआ था। दोनों फेफड़ों में निमोनिया इंफेक्शन, दिमाग में सूजन, अस्पताल का सफर, 4 दिनों में क्या क्या हुआ। समरी में बताया गया, डिस्चार्ज समरी में, कि शुरुआत मरीज बेहोशी में आई थी, बीपी कम था और सांस नहीं आ रही थी। तुरंत वेंटिलेटर पर लिया गया। इलाज क्या किया गया? बीपी बढ़ाने के लिए जो जरूरी दवाएं थी वह दी गई। इन्फेक्शन के लिए सबसे भारी एंटीबायोटिक्स दी गई। आपने इन्फेक्शन के लिए सबसे भारी एंटीबायोटिक्स दे दी। आपने प्रेगनेंसी टेस्ट करा ली, लेकिन आपने वह जरूरी टेस्ट नहीं कराया जो जहर की पहचान करता। यदि जहर की पहचान होती तो पुलिस को भी जांच में मदद मिलती, लेकिन इस पहचान को ठीक वैसे ही नष्ट किया गया अस्पताल में, जैसे पुलिस ने साक्ष्यों को नष्ट होने का समय दिया, और चाहे जिसके प्रभाव में जिन कारणों से लिपापोती की कोशिश हुई। ठीक है ना? तो दिमाग की सूजन कम करने के लिए इंजेक्शन दिए गए, लीवर और मांसपेशियों ने काम करना बंद कर दिया, प्लेटलेट्स गिरकर 50,000 पर आ गए। अब डिस्चार्ज के समय हालत क्या थे? जब 10 जनवरी को दोपहर 2:22 बजे मरीज को ले जाया गया मेदांता, तब हालत बहुत नाजुक थी। जीसीएस होश 3/15 पूरी तरह कोमा में, कोई हलचल नहीं, सांस खुद से नहीं ले पा रही थी, वेंटिलेटर अम्बू बैग के सहारे थी, बीपी दबाव के सहारे ही चल रहा था। ठीक है? सलाह, चूंकि यह एलएमए केस था, इसलिए घर के लिए कोई दवा नहीं लिखी गई, केवल जोखिम समझाया गया। संक्षेप में यह केस मल्टी ऑर्गन फेल्योर का बन गया था, जहां जहर, इन्फेक्शन और दिमागी सूजन के कारण शरीर के सारे अंगों, दिमाग, फेफड़े, लीवर, खून ने एक साथ जवाब दे दिया था। तो सोचिए, हम फिर कह रहे हैं, लड़की 5 जनवरी को सही सलामत हॉस्टल पहुंचती है।
ठीक है, उसके संबंध किससे क्या थे, उसके साथ जबरदस्ती किसने की, उसके साथ किसने किस तरीके का संबंध स्थापित किया और कहां स्थापित किया, इसकी विवेचना हो सकती है। उसके लिए भी आपको घटना स्थल निकालना होगा, लेकिन वह सही सलामत जहानाबाद से चलकर पटना पहुंची है। और यदि प्रभात मेमोरियल की रिपोर्ट, उस टेस्ट रिपोर्ट के इतर हम माने उनके डॉक्टरों की कि यह अफीम, कोकीन या अन्य प्रकार की जो अन्य प्रकार के घातक जो जहर है उसका सेवन इसने किया था, तो यह जहर कहां मिला, कहां मिला, कहां मिला? यदि इसका जवाब नहीं तलाशेंगे, वह देने वाला कौन था? तमाम सवाल। हाँ, तो वो देने वाला कौन था? तो इन सवालों को कि इसमें देखिए, यौन हिंसा में शामिल व्यक्ति की गिरफ्तारी होना चाहिए। यदि जहर से मौत हुई है तो जहर देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी होनी चाहिए, जहर सप्लाई करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसका पता होना चाहिए कि जहर किस रूप में। तो बड़े सवाल हैं। तो इस पूरे मामले में कई बड़े सवाल हैं, क्योंकि जिस तरीके से रिपोर्ट जो सामने आई है, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की सनसनीखेज रिपोर्ट है, जिसमें अफीम, जो समरी रिपोर्ट है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अफीम, गांजा या कोई भी जो जहर, कोकीन तक की। देखिए, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट करा ली 6 तारीख को, और जो जरूरी टेस्ट था, जिसके लक्षण आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहे थे, वह टेस्ट आपने 48 घंटे के बाद कराया। तो कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासा होता है। हालांकि 4 दिन हो चुके हैं, आज को जोड़ लेंगे तो एसआईटी जांच के, और लगातार एसआईटी की टीम जांच कर रही है, कड़ियों को मिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कड़ियां नहीं जुड़ पा रही हैं, क्योंकि सवाल कई हैं। प्रारंभिक साक्ष्य मिटाए गए हैं, अब परिस्थिति जन्य साक्ष्य से एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास चल रहा है, जो बहुत कठिन होता है। और इसके साथ ही एम्स की रिपोर्ट, जो सेकेंड ओपिनियन मांगा गया है, बिसरा रिपोर्ट, उनकी प्रतीक्षा की जा रही है। तो कई रिपोर्टर की प्रतीक्षा भी की जा रही है और कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुश्किल है। और देखना होगा पुलिस क्या जवाब देती है, आगे क्या खुलासा होता है, क्या पर्दाफाश होता है, कौन गुनहगार है और कौन मददगार है, किसने सबूत मिटाया, किसने जहर दिया, किस रूप में जहर दिया, तमाम सवाल उठ रहे हैं। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।